चलो, ये लास्ट क्लास में से किसी को कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स है क्या? डायग्राम क्लियर है? दो अप्रोच था, एक का नाम था TRTC अप्रोच, एक का नाम था MRMC अप्रोच। TRTC अप्रोच के अंदर एक कंडीशन था दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कब मिलेगा? व्हेन द गैप बिटवीन TR एंड TC इज एंड डैश कर्व इज अबव द डैश कर्व। TR कर्व इज अबव द TC कर्व। ये बराबर है क्या? सो TR कर्व अबव द TC कर्व इज द लॉजिक, डोंट फॉरगेट दैट। चलो, उसके बाद हम लोगों ने किया था अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज MRMC अप्रोच। MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। MRMC अप्रोच के अंदर कितना कंडीशन है? एक कंडीशन है कि दो। पहला कंडीशन, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। सो कंडीशन नंबर 1, MR शुड बी इक्वल टू MC। कंडीशन नंबर 2, MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम, और इट शुड बी राइजिंग, और इट शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। बराबर है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोगों ने इसका MCQs और इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। चल, अब देख, आई थिंक द एंटायर कॉन्सेप्ट विल नाउ गेट क्लियरर। प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन से क्या आया? कॉस्ट। कॉस्ट से क्या आया? रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए? प्राइस। प्राइस और क्या चाहिए रेवेन्यू के लिए? हाउ डू यू गेट टोटल रेवेन्यू? प्राइस इनटू PMLO, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज आउटपुट। ये बराबर क्या? सो देख भाई, पूरा लॉजिक, प्रोडक्शन से कॉस्ट, कॉस्ट से रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए चाहिए प्राइस और आउटपुट। अब फाइनली मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। छोड़ देना, अभी मैं बोल रहा, मेरे पर ध्यान दो, जो है वो छोड़ दो। प्रॉफिट्स के बारे में बात किया तो वी हैव टू टॉक अबाउट AR एंड AC अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच? तो अपन ने सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया है। TRTC कर लिया, MRMC कर लिया, अभी ARAC। TRTC MRMC किसके लिए था? आउटपुट के लिए। तो AR और AC किसके लिए है? प्रॉफिट के लिए है। करेक्ट। AR कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच कर्व? प्राइस। एवरेज कॉस्ट इज विच कर्व? एवरेज कॉस्ट मतलब क्या है वो? हाँ, कॉस्ट है ना। हाँ, सो प्राइस माइनस कॉस्ट इज नथिंग एल्स बट व्हाट? इसीलिए इसको हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स। सो AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू, AC स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। इसका एक और नाम था, AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्राइस के अलावा डिमांड कर्व। बराबर ना? AR इक्वल टू MR बोलता है बेटा। AR इक्वल टू MR तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, पर AR और MR इम्परफेक्ट में भी सेम है क्या? तो फिर तो तू गलत हो जाएगा। बराबर? श्योर है? सो प्राइस, AR का एक ही कॉन्सेप्ट है, AR इज इक्वल टू प्राइस एंड AR इज इक्वल टू डिमांड को, फॉर बोथ कॉम्पिटिशंस, चाहे परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो। बराबर? चल, लेट अस अज्यूम कि एक AC को मैन्युफैक्चर करने का एवरेज कॉस्ट, एयर कंडीशनर को मैन्युफैक्चर करने का एवरेज कॉस्ट 20,000 रुपीज है। कितना रुपीज है? 20,000 इज पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, AC का डिवीजन क्या होता है? AFC प्लस ABC। डू यू अग्री विद दिस? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल 8,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 12,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 12,000। अब इसके अंदर अपन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला मैं लिखता हूं कंपैरिजन बिटवीन AR एंड AC। क्या लिखा? कंपैरिजन बिटवीन। सो AR लिखा, AC लिखा, इन दोनों के बीच में मैं क्या करेगा? कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ये बराबर ना? नहीं समझा तो मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता है। लेट अस टेक केस नंबर 1। सपोज अपना एवरेज रेवेन्यू 30,000 रुपीज है, बनाया कितने में? 20, मतलब एवरेज कॉस्ट 20,000 है, बनाया 20 में, बेचा 30 में, तो क्या रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट? सो कंपैरिजन के कॉलम में क्या लिखेगा बेटा? AR इज ग्रेटर देन AC।
करेक्ट, बट अभी इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी फुकटची होशियारी, कुछ बोलता ही नाम देता है। ये लोग बोलते हैं ऐसे प्रॉफिट को हम नाम देंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट नाम दिया? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके पीछे का रीजन है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तुमको रियलाइज होएगा, बट आई होप यू अंडरस्टूड। प्रॉफिट का नामकरण क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुल्लम खुल्ला मैंने मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर किया, मैंने मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया, ऊपर का मलाई भी खाया। मलाई खाया मतलब प्रॉफिट भी कमाया। पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी? What if my revenue is 20,000, my cost is also 20,000? पॉसिबिलिटी है। तूने जो बोला वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गलत है। सो यहां पर आएगा AR इज इक्वल टू AC। अभी AR इक्वल टू AC नॉर्मल भाषा में बोलूं तो कहने से ये जीरो प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है ये? जीरो। पर सवाल ये आता है जीरो डैश प्रॉफिट, मतलब मेरे को इधर कुछ तो और इकोनॉमिक टर्म डालना है। क्यों डालना है वो भी रीजन समझाता हूं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कहना है इसे इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है? नहीं। कौन सा एक और कॉस्ट होता है? एक्सप्लिसिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इम्प्लिसिट इज। तो सपोज कर के मेरा जो टोटल रेवेन्यू है ना बेटा, वो 1 लाख रुपीज है। कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज 1 लाख। इसमें से मेरा ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल वो 70,000 रुपया है, पर इकोनॉमिक्स है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेट्स अज्यूम कि माई इम्प्लिसिट कॉस्ट इज टर्न ऑन कैरेट ब्राउजिंग, नहीं 20,000। अब मेरे को अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इकोनॉमिक्स में 2 प्रॉफिट आता है। कितना प्रॉफिट आता है? एक अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या 2 वर्ड यूज किया? एक का नाम अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट लूं? एक्सप्लिसिट लूं, इम्प्लिसिट लूं, दोनों लूं? दोनों ना, दोनों। आदित्य दोनों लेने का, क्योंकि टोटल कॉस्ट है। प्रॉफिट कौन सा है? अकाउंटिंग का मतलब इट इज ओनली रिकॉर्डेड। इसका मतलब यहां पर मुझे सिर्फ कौन सा कॉस्ट लेना है? ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अब मेरे को बता, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था? 1 लाख। टोटल कॉस्ट में मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितने का है? 70,000। तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का आया? 30,000। डू यू अग्री? पर यही अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला भी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ही है, परंतु दोनों कॉस्ट आएगा। क्योंकि जैसे ही वर्ड में इकोनॉमिक यूज करता हूं, इसका मतलब इकोनॉमिक इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एज वेल एज, दोनों आएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट बोथ। तो अब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? 1 लाख। पर अब मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ के हो गया 90,000। किसके वजह से कॉस्ट बढ़ा? इम्प्लिसिट कॉस्ट की वजह से बढ़ा, जिसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट आया वो कितना आया? 10,000 आया ना। इससे क्या समझ में आया? कि डैश प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर। कैन आई से अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर एज द कॉस्ट विल बी लेसर। क्यों कॉस्ट विल बी लेसर? बिकॉज इम्प्लिसिट है ही नहीं। तो इम्प्लिसिट ना होने के वजह से ऑब्वियस बात है मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बट इकोनॉमिक में मेरा प्रॉफिट, बिकॉज जो मेरा कॉस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो मेरे को कंपैरिजन में अगर इधर लिखना रहेगा तो बताओ, डैश प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन डैश प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, because accounting profits does not take into consideration implicit cost, does not take into consideration
और इसी को अगर तेरे को अलग तरीके से लिखने का रहेगा तो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ऑलवेज लेसर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। कान को ऐसा पकड़ या कान को ऐसा पकड़, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो क्या पहले ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो पूरा क्लियर है? अब मेरे को एक बात बता, ये 20,000 माइनस 20,000 किया किया ना इधर? मेरे को तो इसके कनेक्शन में ही समझाना था तेरे को। तो 20 माइनस 20 जीरो तो आया, बट कहना है से इस 20,000 के कॉस्ट में शायद कुछ तो इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रहा होगा। अगर वो नहीं होता तो कुछ तो प्रॉफिट कमाता, पर वो कमाया। तो इसको मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो लिखूं कि इकोनॉमिक जीरो लिखूं? पक्का इकोनॉमिक। वाई इकोनॉमिक? बिकॉज इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते हैं कि अकाउंटिंग के साथ अकाउंटिंग कॉस्ट लेते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं कि उसके साथ इम्प्लिसिट भी लेते हैं। सो व्हाट एवर वी अज्यूमिंग दैट दिस एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड सम इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर नहीं होता तो कुछ तो प्रॉफिट में कम आता, पर इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसीलिए 20 माइनस 20 जीरो हो गया। जीरो हुआ तो कौन सा प्रॉफिट जीरो हुआ? अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो हुआ, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हुआ। और इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो समझा ऊपर वाले को नाम क्यों सुपर नॉर्मल, ये वाले का नाम नॉर्मल। तो ऊपर वाले को ये लोग ने एक और नाम दिया है एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी तक कितना कॉन्सेप्ट हुआ बेटा? दो। पहला कॉन्सेप्ट AR इज ग्रेटर देन AC। इफ AR इज ग्रेटर देन AC इट इज कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट हर बार ऐसा हो ये जरूरी? पॉसिबिलिटी ये भी है कि AR कैन बी इक्वल टू AC, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, हर बार ऐसा भी हो ये जरूरी है क्या? सिचुएशन कैन गेट वर्स्ट। मैंने कमाया 15,000, मेरा कॉस्ट है 20,000। इससे समझ में आया कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। क्या करूं? बंद कर दूं बिजनेस? मेरे को ना का रीजन लगेगा, क्योंकि जो तू रीजन देगा शायद वो रीजन गलत है। वो तो फ्यूचर का बात हो गया, मेरे को नहीं पता है फ्यूचर में क्या है। अभी भी मेरे को प्रेजेंट का कुछ रीजन दो जिसके वजह से आई शुड कंटिन्यू द बिजनेस। क्योंकि देख, नॉर्मल भाषा में बात करूं तो सिंपल बनिया बुद्धि लगा, तेरा कॉस्ट कितना है 20, तेरा रेवेन्यू कितना आया 15, तो खुल्लम खुल्ला 5,000 का तो नुकसान है। अच्छा, 5,000 तो पर यूनिट है। सोच, अगर ये 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं और 1,000 पे 5,000 का लॉस है तो 50 लाख का नुकसान है। क्या तू अभी भी मुझे यही बोलेगा कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, यही अगर यूनिट 10,000 होते हैं तो प्रेजेंट में ही कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसकी वजह से आई शुड कंटिन्यू द बिजनेस। वो तुमको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। सोचो, 2 मिनट का टाइम तो दे ही सकता हूं, पर फिलहाल तो मेरा कॉस्ट ये ही चल रहा है। तू ये सब जो बोल रहा है ना, कैन आई से दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। कॉस्ट अभी कैसे कम करूं? मैं तो बोल रहा हूं तेरा कॉस्ट इतना ही है मेरा। ओके, पर सपोज कर कि इम्प्लिसिट कॉस्ट 5,000 का नहीं है, तो चल इम्प्लिसिट कॉस्ट का 2,000 निकाल दे, फिर भी 3,000 का तो लॉस है ही। प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो सिर्फ मेरा टोटल लॉस कम हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट तो फिर भी रहेगा ही। 1,000 यूनिट की जगह पर 100 यूनिट बनाऊंगा। हाँ, ये कुछ तो बोल रही है जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर दूं तो वही हुआ ना, वेरिएबल कॉस्ट कम होएगा। बराबर है तेरा बात, आई अग्री विथ यू। सो मेरा जो लॉस रहेगा वो कम हो सकता है। पर मैं तो पर यूनिट का ही बात कर रहा हूं ना। तो फिलहाल एक यूनिट का 20,000, तो सारे यूनिट्स का एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस।
वो कैसा डिक्लाइनिंग? वो तो टू सेल मोर यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। अच्छा, अगर मैं बिजनेस बंद कर देता हूं, चलो आई विल आस्क यू क्वेश्चन, शायद इससे भी मेरे को तो डाउट ये आएगा, क्योंकि अगर आना होता तो अब तक आ जाता। अगर मैं आउटपुट प्रोडक्शन करना बंद कर दूं तो मेरा लॉस कितने का? अभी कैसा बराबर बोला? फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो अब मेरे को एक बात बता, थोड़ा शांत दिमाग से सोच, अगर सपोज कर प्रोडक्शन नहीं किया तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा। कितने का बेयर करना पड़ेगा? 8000। अच्छा, अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू किया तो लॉस कितने का हो रहा है? सो व्हाट इज बेटर, टू अर्न अ लॉस ऑफ 8000 क्या टू अर्न अ लॉस ऑफ 5000? डोंट यू थिंक यू हैव रिकवर्ड योर वेरिएबल कॉस्ट एंड यू हैव रिकवर्ड सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? क्या बोला? यू हैव रिकवर्ड योर एंटायर वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन सच अ सिचुएशन have I minimized my loss? Because if I shut down, if I don't produce, I will have to bear a loss of rupees 8000. Better to earn a loss of rupees 5000. इसका मतलब that AR is greater than AVC. इतना क्या सोच रहे मेरे को नहीं मालूम है। एवरेज कॉस्ट 20, एवरेज रेवेन्यू 15, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 12। तो क्या मेरे 15,000 ने वेरिएबल कॉस्ट 12,000 रिकवर किया? जस्ट वो रिकवर किया कि थोड़ा और रिकवर किया, विच आई विल यूज फॉर फिक्स्ड फैक्टर्स। सो अगर मैं बंद कर देता तो मेरा नुकसान, पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं तो उसमें मेरा नुकसान। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, मनी इज मनी। तो बता यहां पर क्या लिखूं? अभी ये प्रॉफिट तो नहीं है, पक्का लॉस है, प्रॉफिट से कम है, इसको बोलते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से भी कम। तो लॉसेस के अंदर कैटेगरी है ना, लॉसेस के अंदर क्या यहां पर तूने तेरा बिजनेस कम किया तो तेरे को अगर इसको लॉस देना रहेगा नाम, तू लॉस बोल सकता है। बट एग्जाम के अंदर जब तेरे को एमसीक्यू पूछेंगे, तेरे को बोलेंगे लॉस और तेरे को बोलेंगे सब नॉर्मल प्रॉफिट, देन विच इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू सिलेक्ट इट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से कम इज सब नॉर्मल। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला केस मेरे को लगता है तुम लोग कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं पूछता हूं, कमाया कितना, खर्चा कितना है? सो AC इज ग्रेटर देन AR। AC कितना है? 20। AR कितना है? 12। बोलो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? कंटिन्यू किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन शॉर्ट कैन आई से आई एम इनडिफरेंट। यहां पर मेरा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आई एम ओनली रिकवरिंग माई। 2 मिनट के बाद आऊं तो चलेगा क्या? ये एक कॉन्सेप्ट खत्म करना है मेरे को, 2-5 मिनट में आया। सो AC इज ग्रेटर देन AR एंड AR इज इक्वल टू AVC। बराबर, मतलब अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं तो भी मेरा लॉस 8000। मैं बिजनेस नहीं कंटिन्यू करेगा, या बिजनेस नहीं, गलत वर्ड यूज किया, मैं प्रोडक्शन करूं तो भी लॉस 8, प्रोडक्शन नहीं करूं तो भी 8। तो इससे ज्यादा लॉस मेरे को बेयर करने का जरूरत है क्या? इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बेयरेबल लॉस। हे भगवान, नहीं हो सकता है, जो नाम दिया है वो पढ़, मैक्सिमम बेयरेबल लॉस। इससे ज्यादा लॉस बेयर करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या इस पॉइंट में मैं शट डाउन भी कर सकता हूं? तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज शट डाउन पॉइंट। सो अगर एमसीक्यू में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इनटू शटडाउन, व्हेन AC is greater than AR and AR is equal to AVC can be considered as shutdown, because an economist or a businessman
कैन स्टॉप प्रोड्यूसिंग और कैन स्टॉप हिज प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब तो जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या बोला? जिंदगी बर्बाद हो गया मतलब मैंने मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं किया। अगर तेरे को याद रहेगा तो मैंने कॉस्ट में एक नोट लिखवाया था, वेरिएबल कॉस्ट के इधर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। इसका मतलब जो आउटपुट कर रहा हूं उससे मेरा जो खर्चा हो रहा है वो तो रिकवर होना ही चाहिए, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। सो अगर मैं यहां पर तेरे को बोलूं कि मैंने कमाया 11,000, मेरा खर्चा 20,000, सो ए सी इज ग्रेटर देन ए आर बट ए आर इज लेस देन एवीसी। अगर ये नहीं समझा है तो उल्टा लिखता हूं, AC इज ग्रेटर देन AVC इज ग्रेटर देन AR। AC कितना है? AC 11 बोलती है, AC 20 है, AVC 12 है और AR 11 है। मतलब मेरे रेवेन्यू ने मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं किया। रेवेन्यू ने वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं किया, मतलब मेरा अब लॉस कितने का है? 9। और अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूं तो मेरा लॉस कितने का है? तो व्हाट इज बेटर, टू अर्न अ लॉस ऑफ 8 के टू अर्न अ लॉस ऑफ 9? क्योंकि अब तो मेरे को घर से भी पैसा डालना पड़ेगा। पहले तो 8,000 फिक्स था, अब वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ रहा है तो 8 प्लस 1 एक्स्ट्रा जा रहा है। तो ये तो डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है? शट डाउन पॉइंट या शट डाउन पोजीशन। दोनों ही शट डाउन पॉइंट कंसिडर कर सकता है। सो अगर तेरे को एग्जाम में आया इन दोनों में से एक, तो बेटर ऑल्टरनेटिव इज ऑब्वियसली द लास्ट वन। पर अगर लास्ट वाला ऑप्शन नहीं आया और ये फोर्थ वाला आया तो यू कैन सिलेक्ट द फोर्थ वन एज वेल। दोनों आया तो यू कैन सिलेक्ट बोथ ए एंड बी। आर वी क्लियर? सो बेटा कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं? AR/AC अप्रोच। AR का मतलब AC मतलब कॉस्ट, और ये बन गया अपना प्रॉफिट। उसके अंदर सबसे पहला मैंने क्या हिंट दिया था? AC का 2 टुकड़ा दिया था, जहां पर मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल। जैसे ही मैंने यहां पर फिक्स लिखा ना, तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए था कि 8,000 का तो कॉस्ट बेयर करना ही पड़ेगा। अगर ये तेरे दिमाग में आता ना तो ये वाले पॉइंट पर तेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। एम आई क्लियर? आर यू श्योर? सो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है? 5। पॉसिबिलिटी नंबर 1, AR इज मतलब प्रॉफिट कमा रहे, इकोनॉमिक्स की भाषा में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AR इक्वल टू AC नो प्रॉफिट, तो लॉजिकली नॉर्मल आदमी बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। बट इकोनॉमिक्स में इम्प्लीसिट कॉस्ट भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट इम्प्लीसिट कॉस्ट। सो इसको नाम क्या दिया? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया पर फिक्स्ड कॉस्ट पूरी तरीके से रिकवर, सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट वाज रिकवर्ड। सो अपना लॉजिक क्या बन गया? एज लॉन्ग एज द प्रोड्यूसर इज एबल टू रिकवर हिज वेरिएबल कॉस्ट एंड सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो है ही, आई अग्री विथ यू, बट मैं जो बोल रहा है वो बता। मेरा सवाल कुछ और था एक्चुअली, कैन आई से एज लॉन्ग एज ही इज एबल टू रिकवर हिज वेरिएबल कॉस्ट ही कैन प्रोड्यूस। अच्छा, उसमें भी वेरिएबल के साथ अगर फिक्स्ड का कुछ निकाल रहा है तो सोने पे सुहागा ही है। बेटर देन ओनली रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज यू हैव नॉट ओनली रिकवर्ड योर वेरिएबल कॉस्ट बट सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ ना, सम पार्ट ऑफ योर, एंड देयरफॉर सब नॉर्मल प्रॉफिट। फिर AC इज ग्रेटर देन AR बट इक्वल टू AVC, मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुआ। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुआ, कंटिन्यू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मैक्सिमम बेयरेबल लॉस, इससे ज्यादा लॉस बेयर करने का जरूरत। एंड फाइनली आई एम नॉट इवन एबल टू रिकवर माई वेरिएबल कॉस्ट, तो बेटा पहली फुर्सत में निकल। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? आई वॉन्ट यू टू राइट दिस कॉन्सेप्ट इन योर नोट्स। इसको इतना रखूंगा तो दिखेगा कि जूम करूं? नहीं दिख रहा है, लाइट बंद कर देगा तो दिखेगा। एक सेकंड, जूम हुए, इधर से जूम करेगा तो मतलब नहीं है ना? हाँ होए, चलेगा। कल से लॉ के लेक्चर स्टार्ट हो रहे, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ लेना, आज घर पे जाके रिवाइज कर लेना। नॉट ओनली आर यू सपोज टू स्टडी लॉ बट यू ऑल्सो हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स एट द सेम टाइम, क्योंकि ये चैप्टर का परसों वाला लेक्चर भी है मेरा, तो वो भी रिवाइज तो करना पड़ेगा।
ये वीक में कितना 2 आया, 2 लेक्चर आए ना? बट टाइम टेबल देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे पूरा देखने का ना, पूरा वीक का, तो प्लान कर सकता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 2 है 2। चल अभी पूरा मसाला खिचड़ी बनेगा। क्यों पूरा मसाला खिचड़ी? क्योंकि अब प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस, आउटपुट, प्रॉफिट इन डिफरेंट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, सब कुछ एक साथ। एकदम सिंपल है। अभी तक कुछ डिफिकल्ट लगा क्या? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो? आर यू कंफर्टेबल? डिफिकल्ट है बट मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आई एम अज्यूमिंग कि योर सिचुएशन इज अ लिटिल बेटर। आर वी क्लियर? चल तो अभी अपने को क्या बात करने का है? वी हैव टू स्टार्ट विथ प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तू एकदम ज़ॉम्बी की तरह क्यों चलता है रे? मेरे को लगता है ये आदमी सही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी में भी हम लोग पार्ट्स करेंगे इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन शॉर्ट रन के बाद। चल अभी सबसे पहला तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, व्हाट विल द प्रोड्यूसर डिटरमाइन फर्स्ट? विल ही डिटरमाइन द आउटपुट फर्स्ट कि विल ही डिटरमाइन द प्राइस फर्स्ट? अगर तू एक प्रोड्यूसर है तो तू सबसे पहला क्या डिसीजन लेगा? कितना गुड्स बनाना है कि उस गुड्स का प्राइस क्या है, आउटपुट कितना है? सबसे पहला तो मैं यही डिसाइड करेगा ना कि हाउ मच शुड बी माय प्रोडक्शन, बराबर ना? सो प्रोडक्शन कितना करने वाला हूं ये डिसीजन मेरे को लेना है। प्रोडक्शन के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीएमएलओ, एलएमएनओपी, हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। पीएमएलओ के अंदर कौन सा अप्रोच यूज किया था? एमआर एंड। सो हाउ इज द एमआर कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन? ऐसा ऐसा एग्जाम में नहीं चलेगा। करेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको, ये बराबर है। कैन आई से एमसी कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, पर उसका फॉलिंग पार्ट का वैल्यू नहीं है, राइजिंग पार्ट का वैल्यू है। तो ये मैंने बनाया एम आर कर्व एंड एमसी कर्व। एमसी कर्व का थोड़ा शेप मॉडिफाई हो गया है, नाइकी शेप हो गया है, क्योंकि उसका फॉलिंग पार्ट का। अच्छा ये ले भाई, बोल इसका कोई वैल्यू है क्या? तू वहां प्रोड्यूस करने वाला है, इसके लिए मैंने उसको यू शेप के जगह पर थोड़ा सा नाइकी शेप बना डाला। जाने दो, धंधे पर ध्यान दो, सॉरी, समझा ना? बोलो। स्टेप नंबर 1 क्या किया? ड्रॉ द एम आर एंड द एमसी कर्व such that MC curve cuts the MR curve from below at the, और जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वहां पर लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर। रेड लाइन का मतलब क्या है? यहां पर छोड़ दे जो भी कर रही है वैभवी। दिस रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। हमको इतना प्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज एम आर इक्वल टू एम सी है। तो जहां पर भी एम आर इक्वल टू एम सी होता है दैट शुड बी द आउटपुट मैक्सिमाइजिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सो व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? ब्लैक कलर, ड्रॉ द एम आर एंड द। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द लाल डंडी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एम आर एंड एम सी। लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ, EQ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पढ़ाया था ऐसा। पीएमएलओ इज ऑल्सो कॉल्ड एज EQ, बराबर है। स्टेप नंबर 3 इज टू ड्रॉ द AR एंड AC कर्व। ये कौन सा कर्व? AR एंड, अब तू मेरे को सोच के बता। AR कर्व, AR you are in
एंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये याद होना चाहिए बेटा, अभी तक 3 दिन पहले का काम है, वो तेरा प्रॉब्लम है। मैंने AR पूछा था, मुझे AR का जवाब चाहिए। सो कैन आई से MR इज इक्वल टू AR। अब AC को, उसके लिए कॉस्ट चैप्टर याद आना चाहिए। AC कर्व इज अ डैश शेप कर्व, यू शेप्ड कर्व। पर अभी AC कर्व पास किधर से करवाऊं, उसके लिए अपन बनाते हैं एक स्टोरी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैनम एक नंबर का ठरकी, निठारी, निच्चड़, कुत्ता, कमीना, हरामखोर, पापी, दुष्ट, बताता हूं एक नंबर का डैश, ये अपने क्लास का AR को, और से फॉर एग्जाम्पल आस्था अपने क्लास की AC को। सो AR कौन है? जैनम। AC कौन है? आस्था। और देख बेटा, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते, तो आगे का मतलब तो तू समझ ही रहे। हाँ, दुश्मन भी रह सकते हैं, पहले प्यार होता है फिर दुश्मनी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल द कैरेक्टर्स टेकन इन दिस एग्जाम्पल आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, दे डू नॉट हैव एनी रेजेम्बलेंस टू एनी कैरेक्टर्स डेड और अलाइव। सो हाँ, नहीं ये अच्छा चेंज करना है, बता ना, नाम नहीं पता है मेरे को अभी, वो थोड़ा पता नहीं था ना मेरे को, थोड़ा लफड़ा हो गया वो तुम अपने हिसाब से अज्यूम कर लो ऐसा क्या? तो वियान को लेते हैं अपन, AR को तो एक कैरेक्टर चेंज ऑन पब्लिक डिमांड, AR को इज वियान और AC इज आस्था। अच्छा, अभी इन दोनों का चल रहा है अफेयर, और जब अफेयर चलता है तो कहना है से देयर रोड्स विल क्रॉस एवरी डे। रोड्स, अबे ध्यार, रोड्स विल क्रॉस एवरी डे मतलब दे विल मीट ईच अदर एवरी डे। अबे क्या सोच रहा है फिर? हाँ नहीं, ऐसा देख क्या बोला ये। सो देयर रोड्स विल क्रॉस एवरी डे एंड आई विल ड्रॉ द AC कर्व बिलो द AR कर्व। क्या बोला? आई विल ड्रॉ द बिलो द, ये देखिए आया AC कर्व, मिनिमम पॉइंट MC पर होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद AC राइज हुआ, यू शेप बन गया। अब तू रेड लाइन पर देख, कौन सी लाइन पर? रेड लाइन पर AR कर्व किधर है? ऊपर है, और AC नीचे। A और AC देख, प्रॉफिट के लिए AR AC का कंपैरिजन है, तो प्रॉफिट के लिए AR ऊपर है, AC नीचे है ऑन द रेड लाइन। सो स्टेप नंबर 4, लाल डंडी पे हरी झंडी, लाल डंडी पे हरी झंडी। सो ऑन द रेड लाइन ये प्राइस है, बिकॉज AR इज प्राइस। ये रेड लाइन पर ये कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट। अरे प्रॉफिट के लिए यू कंपेयर AR एंड AC ना। तू कौन था वियान? AR। ये कौन है? AC। सो AR और AC में अभी मैंने थोड़ा क्या किया, वो जो रेड लाइन है ना उस पे AR को ऊपर रखा, AC को नीचे से ड्रॉ किया। इसका मतलब ये प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट। हाँ, therefore can we say that AR is greater than AC, and when AR is greater than AC it is which profit? तो इन शॉर्ट जो मैंने केस नंबर 1 बनाया था उसको टेबल फॉर्म में दिखाया, उसको मैंने यहां पर डायग्राम के फॉर्म में 4 स्टेप में किया। स्टेप नंबर 1, ब्लैक कलर, MC एंड MR। और बेटा आज था ये भी पूछ कि वाई डू वी ड्रॉ MR MC कर्व? फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ, देखो पता होना चाहिए ना वाई आर वी ड्रॉइंग दैट कर्व। सो वी ड्रॉ द MR एंड द MC कर्व फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, बराबर है। स्टेप नंबर 2, वी ड्रॉ लाल डंडी। पर लाल डंडी क्यों बनाया और किधर बनाया? लाल डंडी बनाया इंटरसेक्शन पर। क्यों बनाया? टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल ऑफ आउटपुट। सो EQ इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, या तो EQ इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। स्टेप नंबर 3, कंपेयर, ड्रॉ AR एंड AC। व्हाई डू वी ड्रॉ AR एंड AC? फॉर कंपेरिजन। फॉर, और कंपैरिजन करके क्या उखाड़ लेंगे?
प्रॉफिट है या लॉस है। सो टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 4। MRMC, लाल डंडी, ARAC और डॉट्स। कंपैरिजन, हाँ वही वही कंपैरिजन, लाल डंडी पे हरी झंडी। क्लियर है क्या? इरेज करके वापस बनाऊं ये वाला डायग्राम के नेक्स्ट डायग्राम बनाऊं? पक्का? वापस योर होमवर्क इज दिस टू बी डन एट होम। चल अभी मेरे को एक बात बता, स्टेप्स याद हुआ क्या? बोलो, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 1? व्हाई डू वी ड्रॉ द MR एंड द MC कर्व? Very good, Mokshi. Can I say it is for the profit maximizing level of output? How is the MR curve under perfect competition? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MR परफेक्ट में अलग है, इम्परफेक्ट में अलग है। तो तेरे पास ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि परफेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल, अगर इम्परफेक्ट है तो डाउनवर्ड। बराबर है? MR कर्व। फिर MC कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, जिसको मैंने थोड़ा नाइकी शेप जैसा जो भी बनाया है वो। अच्छा, स्टेप नंबर 1 हो गया। अभी लाल डंडी, जिधर मर्जी में आया उधर बनाऊ लाल डंडी। मेरे को मैक्सिमम किधर बनाऊं? हाँ किधर बनाऊं, मेरा सवाल क्या है मोक्षी? इक्विलिब्रियम बराबर है, बट वेयर? इधर बनाऊं लाल डंडी, इधर बनाऊं लाल डंडी। तो वही तो वो लोग बोल रहे हैं, यू हैव टू ड्रॉ द लाल डंडी ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ MR एंड MC। सो कैन से यहां पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हाँ, सो दो कंडीशन कौन सा था? कंडीशन नंबर 1 MR शुड बी इक्वल टू MC, कंडीशन नंबर 2 MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। बराबर है? लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। स्टेप नंबर 3 AR और AC, जो MR है वही AR है। अब AC कर्व पहले उनका प्यार हुआ था, पर उसको पता चल गया कि एक नंबर का ठरकी, निठारी, निचड़, कुत्ता, कमीना, हरामखोर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनका हो गया सीजन 2 ब्रेकअप। सीजन 1 क्या था? अफेयर। सीजन 2 ब्रेकअप। आज तक खुश हो गई, वियान बेचारा दुखी हो गया। नहीं, पर आस्था अभी तुम्हें को बता, तू एक मतलब ऐसा पुराने जमाने की रोना धोना कैटेगरी वाली लड़की है कि मॉडर्न लड़की? मतलब ऐसा ब्रेकअप होएगा तो तू ऐसा चूड़िया वूड़िया तोड़ देगी? नहीं, ऐसा पूछ रहा हूँ, एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, चूड़िया तो नहीं तोड़ेगी, मतलब तू ऐसा मॉडर्न लड़की है कि मतलब रोना धोना कैटेगरी वाली लड़की है? आउच। सो अज्यूम करते हैं कि चूड़िया वुड़िया नहीं तोड़ेगी, ऐसा ये सब नहीं करेगी, शी इज अ मॉडर्न गर्ल। और देख मॉडर्न लोग है ना, ऐसा ब्रेकअप पार्टी रखते हैं। सो दे कीप अ ब्रेकअप पार्टी। क्या बोला? दे कीप अ ब्रेकअप पार्टी। अच्छा, अभी ब्रेकअप पार्टी पे कहना है दे विल मीट फॉर द लास्ट टाइम, दे विल मीट फॉर द, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा है कि तुम लोग ब्रेकअप पार्टी रख दिया। हाँ, जिसको रखना दोनों एक साथ आओगे ना, वी आर कमिंग टुगेदर फॉर वन लास्ट टाइम, ब्रेकअप पार्टी। अच्छा, अभी ब्रेकअप पार्टी में क्या होएगा? कहना ऐसे दे विल मीट फॉर द लास्ट टाइम एंड सेपरेट। मतलब ये आई AC, ये हुआ पप्पी, जप्पी और कल्टी। अब अगर तू ध्यान से देखेगा ना, दो डायग्राम को कंपेयर कर, ऊपर वाला डायग्राम नीचे वाले डायग्राम में एक ही फर्क है, AC। अफेयर था तो देयर रोड्स वर क्रॉसिंग एवरी डे। ब्रेकअप हो गया तो दे मीट फॉर द लास्ट टाइम। मैं लास्ट टाइम बोल रहे हैं, दे मीट फॉर द लास्ट टाइम। अच्छा, अभी स्टेप नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, लाल डंडी पे हरी झंडी। मतलब तू जो बोला था वो बोल, तू जो बोला था ना, कंपैरिजन है ना, वही है एक्चुअली। तो पॉइंट वो है, ये तो मैं तेरे लिए सिंप्लीफाई कर रहा है। लाल डंडी पे हरी झंडी क्या है? ये कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ AR एंड AC। चल, लाल डंडी पे AR और AC अलग जगह पर है कि एक ही जगह पर है? जो AR है वही AC है। मेरा कर्मा भी यही, मेरा धर्मा भी यही, मेरा प्राइस भी यही, मेरा कॉस्ट भी यही, ये बराबर। सो इफ प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, AR इज इक्वल टू AC। अभी इसमें कोई रॉकेट साइंस लग रहा है? बता कौन सा केस? प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये बराबर। हाँ,
क्योंकि एसी का शेप यू है ना, क्योंकि मेरे को एसी पहले वाले डायग्राम में ए आर के नीचे चाहिए थी, तो ही ए आर ग्रेटर देन एसी होता सिचुएशन, इसीलिए तो स्टोरी बना रहा हूं, सीजन 1 सीजन 2 अब सीजन 3, बस तू समझा। सो पहले वाले डायग्राम में एसी कर्व को आई हैड टू, अभी देखो लॉजिकल एकदम नो बकवास वाला रीजन, लॉजिकल रीजन ए आर इज ग्रेटर देन एसी, तो ए आर ऊपर होना चाहिए एसी नीचे होना चाहिए, इसके लिए एसी को नीचे से बनाया, खत्म। अब सीजन 3, चलो पहले तो बेसिक स्टेप्स आने चाहिए, आता है क्या बेसिक स्टेप्स? चलो सीजन 3 के अंदर स्टेप नंबर 1, पहले बेसिक फिर अपन उसकी बजाते हैं। पहले ड्रॉ द एम आर एंड द एम सी कर्व such that MC curve cuts the MR curve from, and MC curve is rising, having a positive slope, is cutting from below. Step number 2, लाल डंडी पे हरी झंडी, वेरी गुड। मैं तो करेगा ना कंफ्यूज, अभी तो मैं 2 बार अच्छे से पढ़ा है ना, तो एक बार तो देखो ना तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। सो लाल डंडी पे हरी झंडी के लाल डंडी ऊपर नीचे, सो लाल डंडी नीचे लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम ई क्यू। स्टेप नंबर 3, जो एम आर है वही ए आर है, और अभी ये तो रोने धोने में है, तो एसी तो कहीं दूर दराज पहाड़ों में चली गई, तो एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट किधर होता है जन्म? लाल डंडी पे के एमसी पे। So remember, minimum point is always on the MC curve. Where is the minimum point of AC curve? When MC is equal to AC, AC is minimum. इसका मतलब जो मेरा AC का मिनिमम है, यहां पर ही लिख देता हूं, ये एक चीज जिसका ध्यान रखना है। दूसरा चीज, MC इक्वल टू AC, AC इज मिनिमम, इसको हम लोग ने एक एफिशिएंसी का नाम दिया है। दिस एफिशिएंसी इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। कौन सा एफिशिएंसी? सो वेयर इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व? लाल डंडी पे के MC कर्व पे? MC को टच करने के बाद पहली फुर्सत में निकल, मतलब राइज होना शुरू, ये कौन सा कर्व? AC। अब विहान ठरकी निठारी ब्ला 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 ब्ला, वो बोलता है एसी नहीं तो एवीसी सही, आस्था नहीं तो मोक्षी सही। तो अब अगले दिन अपने मोहल्ले में आया मोक्षी आई, ऐश्वर्या आई, ऐश्वर्या मतलब कहना है इसे एवीसी कर्व भी आएगा ना अभी एंगल में। अब मेरे को तू ही बता जैनम, वेयर शुड आई ड्रॉ एवीसी कर्व फ्रॉम? अभी अगर तेरे को समझा रहेगा ना, पता नहीं ये करूं कि नहीं, मैं कर रहा हूं। कहना इसे आई एम ड्रॉइंग एसी ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन एवीसी। परफेक्ट, एवीसी सबसे छोटा है तो एवीसी कर्व को मैं किधर से बनाऊं? सबके नीचे से बनाएगा, मतलब कहना इसे ये आया एवीसी कर्व, मिनिमम पॉइंट वापस एमसी पर ही होता है, और जैसे ही एमसी को टच किया उसके बाद पहली फुर्सत में निकल, ये बन गई अपनी एवीसी। अब कंपैरिजन कर, कंपैरिजन लाल डंडी पे हरी झंडी, सबसे ऊपर लाल डंडी पर कौन है? ये लाल डंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल डंडी पे सबसे ऊपर एसी, बराबर। नेक्स्ट लाल डंडी पे एमसी बोलती हो, एमसी का क्या करूं मैं? एक सेकंड, मेरे को मालूम था ये कंफ्यूजन होएगा। मैत्री, नाम भूल गया था, मैत्री कंपैरिजन एसी एमसी का हो रहा है कि सब एवरेजेस का हो रहा है? कंपैरिजन में ये लोग है तो तुझे वहां पर एमसी भी दिखेगा, एमआर भी दिखेगा, पर तू कंपेयर किसको कर रही है? एवरेजेस को। ये बराबर, हाँ। सो बेटा एसी किधर गया? हाँ, ये ऊपर, फिर ये ए आर, और उसके नीचे
एवीसी। मतलब ये मेरा थर्ड केस हो गया जिसका नाम क्या है, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझा है? अभी नेक्स्ट वाला सीजन, स्टोरी, डायग्राम सब तुमको मालूम है। चलो सीजन 4 बताओ क्या होएगा इस सीजन के अंदर। हाँ तू पहले स्टेप नंबर 1 बोल चल। ड्रॉ द डैश एंड द डैश कर्व, MR and MC curve, such that MC curve cuts the MR curve from below. Step number 2, draw the लाल डंडी नीचे। हाँ ठीक है भाई, तेरे को ऊपर करने की है तो ऊपर भी कर, पर मैं पहले बोल रहा है लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर। डंडी का नाम EQ, नीचे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि वो पॉइंट Q का है। ऊपर का क्या करूं, वो तो कितना भी ऊपर जाएगा फिर। सो लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। स्टेप नंबर 3, जो MR है वही AR है। अब तुम में से बहुत सारे लोग क्या करेगा मालूम है, जब MR बनाएगा ना तभी साथ में AR भी लिख देगा, पर मैंने एक भी डायग्राम में MR और AR को साथ में नहीं लिखा है। मैंने देख सब ब्लू कलर को एक साथ लिखा है, तो वो कंपैरिजन के लिए इजी होता है। You follow the steps that I have given, you will not answer the question wrong. चल अभी मेरे को बता, यहाँ पर MR इज इक्वल टू AR बन गया। अभी AC आसपास के AC दूर दराज। अच्छा अभी मैं ये बना रहा हूं जो डायग्राम, क्या वो करेक्ट है मेरे को बताओ। करेक्ट, तो ये वाला डायग्राम तो गलत हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इधर और इरेजर प्रताप है, यहां से मेरा जो AC का कर्व रहेगा वो और नीचे जाएगा, फिर मिनिमम पॉइंट पर आया, मिनिमम पॉइंट से इट विल स्टार्ट टू राइज, ये आ गई AC। अब इन दोनों का ब्रेकअप होएगा, क्योंकि आस्था ने मोक्षी को सब सच बता दिया, ठरकी निठारी डैश 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 डैश। तो मैं मोक्षी भी बोली तू नहीं तो मेरे को ये चाहिए ही नहीं, चोकड़ी, तू यूजी चहल बन गया। तो इसके साथ भी ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया तो ये दे मीट, ब्रेकअप पर लास्ट किस। एग्जाम्पल में मेरे को लेना तेरे को था पर मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं ले पा रहा था। आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं रहा, ऐसे टाइम पास। अब मेरे को बता, लाल डंडी पे हरी झंडी, सो ऑन द रेड लाइन ऊपर कौन है, मस्त। फिर AR और AVC दोनों इधर ही है, सो AC इज ग्रेटर देन AR बट इक्वल टू AVC, मैक्सिमम बेरेबल लॉस। अब सोच, वियान का अब तक जिंदगी में एक अफेयर नहीं हुआ था, मैंने पिछले 15 मिनट में 2 करवा दिए। वो खुश भी हुआ, नाराज भी हुआ, तो ब्रेकअप हुआ रहेगा तो कुछ तो वजह होगी। सीजन 5 चलो क्या हो गया बेटा, ऐसा आस्था मोक्षी 2 लोग छोड़कर चले गए तेरे को, ऐसा क्या कांड किया तू। कांड अभी अपन रिवील करते, पहले स्टेप्स। ड्रॉ द, वाई डू वी ड्रॉ MR एंड MC को, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द EQ, हाँ रेड लाइन, लाल डंडी, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ। स्टेप नंबर 3, जो MR है वही AR है, और अभी AC और AVC। अभी बता, कोई भी आसपास के सब दूर दराज, सब दूर दराज भी चला AR। कहना ऐसे, ये मिनिमम पॉइंट ऑफ AC, जहां AVC गई उसके पीछे पीछे AVC भी आ गई। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना, तू बेवडे चाले आईच्या गावात। लाल डंडी पे कंपैरिजन मस्त। सो हर एक का रीजन क्या है वो समझना जरूरी है। सो ऑन द रेड लाइन
AC है. नेक्स्ट ऑन द रेड लाइन इज ग्रेटर देन ABC. और मैत्री इधर तेरे को MR भी दिखेगा, MC भी दिखेगा. MR MC भाड़ में गया, अपना रिश्ता AR के साथ है. सो ये आएगा ग्रेटर देन AR. आर वी क्लियर? सो इन शॉर्ट जो टेबल में पढ़ाया वही 5 चीजों को डायग्राम के फॉर्म में पढ़ाया. और ये शॉर्ट रन में हुआ. किधर हुआ? परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन. अब ब्रेकअप क्यों हुआ दो के साथ? क्योंकि जिधर जिधर विहान था उधर उधर आदित्य साथ में था. तो लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा था. पति पत्नी और वो विहान आदमी था, आदमी से प्यार करता था. ओ माय गॉड, ट्रू लव. ये बकवास था. ए तेरे को बुरा लगा आदित्य? बाहर बाहर जा, तेरी में आएगा. क्या बुरा लगा? किस दिन? इसको बुरा किस दिन लगा? हाँ, ये हराम खोर. गुड बॉय, मत कर फिटनेस. चल, आर वी ऑल क्लियर? अरे लिफ्ट के अंदर उसको आने नहीं दिया था. ये कुछ भी नहीं. अबे पागल, ये तो मस्ती था उसका. रीजन क्या है? लॉस तो कहीं पर भी हो सकता है ना. शट डाउन तो कैसे भी हो ही सकता है. सो बिजनेस के अंदर शट डाउन होने का तो पॉसिबिलिटी होता ही है. अच्छा, अभी द लास्ट पार्ट बेटा कहना से हम वापस परफेक्ट कंपटीशन लिख रहा हूं. और परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन का तो पढ़ाई हो गया. कंपटीशन यहां पर इट विल बी इन द लॉन्ग रन. अच्छा, अभी सोच के बता, क्या लॉन्ग रन में मेरे को लॉसेस चाहिए? मतलब कहना है से लास्ट के 3 केस तो उड़ गए. लास्ट के 3 केस तो उड़ गए ना. सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैक्सिमम वेरिएबल लॉस भी नहीं चाहिए. शट डाउन लॉन्ग रन में तो इसके लिए प्लान नहीं करेगा मैं. तो लॉन्ग रन में एज अ प्रोड्यूसर मेरा दिल क्या चाहता है? कौन सा प्रॉफिट? दिल सुपर नॉर्मल चाहता है. पर मेरे को सुपर नॉर्मल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तू कौन से कंपटीशन में तू भूल गया. और बेटा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. अच्छा, अगर मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा तो लोग ताली बजाएंगे, शाबाशी देंगे? नहीं. उनको दिख रहा है कि ये धंधे में प्रॉफिट है तो मार्केट में एंट्री तो अलाउड है, तो दूसरे भी लोग एंटर करेंगे. बिकॉज ऑफ एंट्री कंपटीशन क्या हो जाएगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा? तो मैं चाहता हूं सुपर नॉर्मल, पर मिलता मुझे क्या है? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहां पर तू वो कौन सा डायग्राम वापस ड्रॉ करेगा? फर्स्ट केस, सेकेंड केस. इट विल बी योर सेकेंड केस. फर्स्ट केस तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ना. इसका मतलब यहां पर तू कौन सा केस ड्रॉ करेगा? सेकेंड. और सब में तू एक वर्ड लगा डालेगा एल. एल मतलब लॉन्ग रन. LAR, LAC, LMC बनाऊं? ओके, बोलो. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द MR एंड द MC को. बस लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्योंकि ये LMR हो जाएगा, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू. डायग्राम सेम है, सिर्फ L वर्ड आएगा. फिर भी मैं बना देता हूं बिकॉज यू हैव टोल्ड मी टू डू सो. ये बन गया LMC बराबर. फिर स्टेप नंबर 2, लाल डंडी नीचे, लाल डंडी ऊपर, डंडी का नाम EQ. स्टेप नंबर 3, LAR इज इक्वल टू LAC. अच्छा, मुझे कौन सा केस बनाना है? मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है ना. तो LAR शुड बी इक्वल टू LAC ना. क्या हुआ? गलत लिखा क्या?
मैंने एल एम आर इक्वल टू एल ए आर इसके लिए लिखा क्योंकि एम आर इज इक्वल टू ए आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब मैं केस बना रहा हूं तो ये आ गई अपनी एसी, ये पप्पी झप्पी और कल्टी। कौन? हाँ, तो अपन ने जो कर्व बनाया है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बनाया है, एल ए सी। तो मैंने जो कर्व बनाया मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते थे एल शेप है, पर क्लासिकल तो बोलते थे ना यू शेप्ड है, तो मैंने यू शेप बनाया। अच्छा, एल भी बनाया तो भी तेरे को तो इधर ही मिलने वाला है ना पॉइंट, तो तेरा प्रॉब्लम किधर है उससे? यू हैव गॉट द आंसर लाल डंडी पे हरी झंडी एट दिस पॉइंट ए आर इज इक्वल टू ए सी, मतलब वी विल गेट विच प्रॉफिट्स? नॉर्मल प्रॉफिट्स या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। आर वी ऑल क्लियर? तो मेरे को पहले तो दो चीज चाहिए। ये डायग्राम्स विल बी डन बाय यू एट होम, बट जो मैं ये लिख रहा है ना वो तुम लोग मेरे को लिख कर दो, फिर मेरे को कुछ नोट्स डिक्टेट करना है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। बेटा ए आर ए सी अप्रोच में 3 पॉसिबिलिटी है। क्या बोला? ए आर ए सी अप्रोच में कितना पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है? ए आर कैन बी ग्रेटर देन ए सी। दूसरा पॉसिबिलिटी, ए आर इज इक्वल टू ए सी। और तीसरा पॉसिबिलिटी, ए आर इज लेस देन ए सी। अच्छा, जैसे ही ये तीसरा पॉसिबिलिटी आया, इसमें और 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि अब अगर एसी नहीं है तो जिंदगी में एवीसी है। सो कैन आई से अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी ए आर इज ग्रेटर देन एवीसी। इफ ए आर इज लेस देन एसी बट ए आर कैन बी ग्रेटर देन एवीसी। हाँ, पर ये सब नॉर्मल प्रॉफिट बराबर ये वाला ए आर इक्वल टू एवीसी, मैक्सिमम वेरिएबल लॉस। विशाल, ये वाला ए आर इज लेस देन एवीसी इज शट डाउन पॉइंट। बराबर है? श्योर हो? ये लिख लो, ये ए आर ए सी। अच्छा, मैंने कोई नोट लिखवाया उधर के बाकी है अभी तक? एक नोट लिखना, उसी के नीचे ए आर ए सी के। हाँ मैडम, जो मैंने लास्ट लिखवाया है वही। लिखो, मोर देन इनफ। एक ही नोट लिखना है, लिखो। एज लॉन्ग एज द प्रोड्यूसर इज एबल टू रिकवर, as long as the producer is able to recover average variable costs, as long as the producer is able to recover average variable costs, the producer should continue to produce. The producer should continue to produce. Comma.
If the producer is unable to recover his variable costs, if the producer is unable to recover his variable costs, he should stop producing. He should stop producing. तो अपना बॉटम लाइन क्या आया यहाँ पर कि भाई जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होता है तब तक काम करो, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं होता है तो पहली फुर्सत में निकलो. आर वी क्लियर? श्योर हो? पक्का? ये लिख लो. नहीं, ये तो इसके बाद का ही है ना, ARAC का कंटिन्यूएशन है ना ये, तो इसके बाद डायग्राम आएगा ना. कुछ लोगों को अगर इधर नाम लिखने का रहेगा तो नाम लिख सकते हो. ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये लॉस है. फिर लॉस के अंदर 3 कैटेगरी है, सब नॉर्मल प्रॉफिट, मैक्सिमम वेरिएबल लॉस एंड शट डाउन पॉइंट. ये रचित, श्रेया, संप्रति, आर वी ऑल क्लियर? कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी नो. डन. अच्छा, वो स्टेप्स याद है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए? 4 स्टेप. तो उसका नोट्स अगर मैं तुम लोगों को देगा तो तुम वो नोट लिख देगा और फिर डायग्राम ड्रॉ करेगा कि यू वांट मी टू डिक्टेट द स्टेप्स इन द क्लास. देयर आर स्टेप्स. Shall I dictate those steps in the classroom and you will write in the classroom? Option 1. Option number 2, I have the notes of the steps. You write down the steps at home and then draw the diagram. In my opinion, second option is better. Reason, पहले steps लिखेगा तो steps का revision हो जाएगा, और steps हो गया तो steps के basis पे diagram बनेगा. तो मेरा इच्छा ये है कि मैं आपको स्टेप्स का फोटो भेज देगा, आप वो स्टेप्स लिखना और उसके बाद डायग्राम बनाना, ऐसा मुझे लगता है. पर अगर तुम लोग बोलोगे कि सर अभी लिखवा दो स्टेप्स, तो आई कैन मेक यू राइट डाउन द स्टेप्स राइट नाउ. व्हाट इज योर चॉइस? अभी समझा तेरे को आस्था? अभी भी लग नहीं रहे. हाँ, सेकेंड ऑप्शन. सो बिफोर यू ड्रॉ द डायग्राम व्हाट आर यू सपोज टू डू? स्टेप्स. तो उसका नोट्स मैं तेरे को भेज देगा. I'll give you MCQs to solve. At the end, we need to complete one more concept, monopoly and monopolistic competition का features. फिर उसका MCQs में तुम लोग को दे देगा and that should be it for the day. एक लेक्चर में I think everything will be done. टेक्स्ट बुक भी नहीं लाई आज तक. टेक्स्ट बुक नहीं लाई, मेरे को लगा नोटबुक नहीं लाई. आजा वंश, बोल ना बेटा. अभी पूछ सकती है, मेरे को चलेगा. तेरे को जब भी पूछना है मैं उधर आकर तेरा डाउट पर्सनली सॉल्व करके दे देता हूं. चलो, पेज नंबर 275. भाइयों और उनकी बहनों, पेज नंबर 275, क्वेश्चन नंबर 6.
6, 9, 11. Question number 6, question number 9, question number 11. $38, 39, 40. 38, 39, 40. 46, 46. 47, 48, 51, 57, 88, 92, 120. नहीं, 120 नहीं, सॉरी, 117 है. 132, 133, 134, 135, 137 and 140. I will start the discussion at 12. मैंने फोटोग्राफ भेज दिया है नोट्स का. डायग्राम तुम लोग यहां से फोटो ले सकते हो. ये सारे एमसीक्यूज काफी इजी लगे मुझे नहीं लगता है कि इट शुड पोज अ डिफिकल्टी.
लास्ट 5 minutes. और आज अच्छे से है ना, सब इम्पोर्टेंट लॉ का जो भी है कर लो, हाँ? जो भी तुम लोगों को पॉइंट्स वगैरह कवर करवाना है। देख, जनरल स्टडीज होएगा ना तो मतलब ही नहीं है, टारगेटेड रहेगा ना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प ज्यादा होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ मतलब तुम लोग है ना, कल के लिए अपने एंड से प्रिपेयर करके आओ, फिर सर के साथ डिस्कस करके सर तुमको जो बोलेंगे उसके हिसाब से प्लान करो, बिकॉज लॉ फैकल्टी इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 275, योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, आया है सबको कि नहीं आया है? ए इज द राइट आंसर। सबको आया? मोनिल पक्का ना? अगर ये तेको समझा रहेगा ना तो रेफरेंस जो मैंने तेको पूरा एग्जाम्पल देकर दिया था वो ये रहा, ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को दिया था। नेक्स्ट वाला इस क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 9, बी आएगा। एक ही जन ने आंसर दिया है, बाकी लोग बी बेवड़ा इज द राइट आंसर। MC equal to MR is the first condition for profit maximizing level of output। 11th वाला डी दारूडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है कि फॉल्स बोला है? सो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस, इधर दिया है इम्प्लिसिट, वो गलत है, होना क्या चाहिए था? एक्सप्लिसिट। अगेन रेफरेंस इज ओवर हियर, ये बराबर है ना? अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बट ओनली विच कॉस्ट? एक्सप्लिसिट। पर वो लोग ने क्या लिखा है? इम्प्लिसिट, तो ये तो गलत हो गया। इम्प्लिसिट कॉस्ट किस में आता है? इकोनॉमिक में आता है। हाँ दोनों आते हैं, पर मतलब ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30, बोलो आया सबको ये पक्का? Were you able to reframe the statement AVC is equal to price? मतलब AVC is equal to AR, and if AVC is equal to AR, even that can be considered as a shutdown point. Yes, Janil, clear है? Next question number 39, बी बेवड़ा के डी दारूडिया, कोई है जिसको नहीं आया है?
सपोज द फर्म at the profit maximizing level of output finds that market price is less, market price मतलब AR is less than average cost but greater than average variable cost, मतलब AR is greater than AVC. तो अगर AR AVC से ग्रेटर है तो क्या उसने मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया? तो क्या मुझे प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए कि शट कर देना चाहिए? हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए. तो ऑप्शन डी, द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेस. डी इज द राइट आंसर. आस्था, तेरे को आया तो उसको क्यों नहीं समझा पाई? ओके, पर आई होप मोक्षी क्लियर है. ये वही अपने 5 केसेस में से कोई तो एक केस है, अपने को वो आइडेंटिफाई करना है. और यहां पर हमने क्यों कंटिन्यू किया? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है. वो थर्ड केस 5,000 रुपया वाला, मनी सेव्ड मनी अर्नड वाला. बराबर. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वाला आंसर चाहिए मेरे को. डी दारूडिया, ये आया है? कोई है जिसको नहीं आया है? सौम्या, तू ठीक है? अभी तेरी तबीयत खराब था? नाउ बेटर. बोलो और कोई जिसको इसमें डाउट है? डी दारूडिया अगेन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर विल बी नो, वो एक वर्ड नो के वजह से आंसर चेंज हो गया. नो नहीं होता तो ए, because there is free entry and free exit. Next question number 47. When dash we know that firms are correct है. Next one 48. किसी को तो नहीं आया रहेगा. ओ आउच आउच हर्ट. बकवास. पहली बात तो तेरे को आंसर एक वर्ड से ही आ जाना चाहिए था. चैप्टर नंबर 3. यस, व्हाट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? चल, AR इक्वल टू AC. आराम से सोच समझ के मेरे को बताओ. वो सब आंसर को छोड़ दो, तुम अपने आप से बात करो और बताओ प्रोडक्शन में एफिशिएंसी MC इक्वल टू MR है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? हाँ, ये अच्छा लगा ना. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए. अब पूछो अपने आप से कौन सा कॉस्ट कम होना चाहिए? एवरेज कॉस्ट कम होना चाहिए कि मिनिमम होना चाहिए? तो सवाल ये है AC इज मिनिमम कब होता है? When MC is equal to AC. छोड़ना, इसका आंसर मिल गया. और दूसरा बात, चल तेरे को अगर ये नहीं आया तो MC और MR तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो लोग ने क्लियर कट बोला है कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट. तो अब आस्था मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, मतलब आंसर में AC तो आएगा ही. अभी तू बोलती है कि AR इक्वल टू AC, पर AR इक्वल टू AC आस्था इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. क्वेश्चन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पूछा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट. हाँ, क्या वो लोग ने AR इक्वल टू AC अगर हुआ तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पूछा है? तो अगर वो लोग क्वेश्चन में बोलते AR इक्वल टू AC तो मैं लेता. सो यहां पर आंसर क्या आएगा? AC इज मिनिमम. When is AC minimum? When MC is equal to AC. Therefore your answer for question number 48 C. मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट. ये आना चाहिए था बेटा. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पढ़ाया. अच्छा, अब भी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने तुम लोगों को ये लिख कर भी दिया था
MC इक्वल टू AC, AC इज मिनिमम, पूछा है ना AC इज मिनिमम, डायग्राम किया 5 5 6 इनफैक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो 51 का आंसर करेक्ट है, किसी का रॉन्ग गया रहेगा तो लेट मी नो। नेक्स्ट 52 हो गया है। How many of y'all did not get the answer, did not attempt? D दारूडिया जिसने दिया, your answer is correct. What about others? गलत गया? आगे बढ़ूं? हाँ, प्रोडक्टिव एफिशिएंट MC इक्वल टू AC पर। अच्छा, इन शॉर्ट कहने से परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमेशा एफिशिएंट स्केल पे ही काम करेगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, परफेक्ट। सो दे ऑपरेट एट देयर एफिशिएंट स्केल, मतलब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, जहां पर MC इज इक्वल टू AC। तो देख लॉन्ग रन वाला डायग्राम, क्या इस डायग्राम के अंदर MC और AC भी सेम है? वो ग्रीन डॉट पे AR इक्वल टू AC तो है ही, बट MC इक्वल टू AC भी है। इसका मतलब तूने प्रोडक्टिव एफिशिएंट पॉइंट पे प्रोड्यूस किया है, बराबर? पक्का आदित्य? आगे बढ़ू, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 88 पे। सिंपल था ये तो, करेक्ट है। If cost is greater than revenue, then it is a loss. Next question number 92. Absolutely correct. If average revenue falls below average variable cost, we are not able to recover variable cost, we should shut down. Next is question number 117. 117 ना? नहीं आया बोलता है। So यही इसके लिए ये लिखवाया था, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। इसका मतलब अगर मैं प्राइस को सब्सटीट्यूट करूं तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में MR इज इक्वल टू MC होगा? गजब है यार। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द MR एंड द MC कर्व सच दैट MC कर्व cuts the MR curve from below, and at the intersection we draw the equilibrium level of output. So MR is equal to MC under perfect competition. Not just that, AR is equal to MC also. ये मैं तेको कल के क्लास में समझाएगा या जब भी नेक्स्ट है। AR कर्व इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, और MC क्या है ये तुझे एक लेक्चर में पता चलेगा। बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि MR इक्वल टू MC है, AR इज ऑल्सो इक्वल टू MC है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस जो होता है वो इक्वल टू MC है, बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू AR, AR इज इक्वल टू MR, एंड ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू MC इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके आदित्य, पक्का? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 बोलो। डी दारूडिया, क्योंकि सब में मेरा लॉस जो सबका वैल्यू आ रहा है वो TFC है। सो एट शट डाउन पॉइंट प्राइस इज इक्वल टू AVC, मतलब TFC रिकवर नहीं हुआ। जैनिक को डाउट लग रहा है ऐसा शक्ल पे, श्योर है ना? हाँ, सो ए ऑप्शन P AR इज इक्वल टू AVC, मतलब AFC आया ही नहीं। TR इक्वल टू TVC, TFC नहीं मिला। द टोटल लॉसेज ऑफ द फर्म आर इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये तीनों ऑप्शन सेम ही है, आंसर D आएगा। बढ़ू आगे, श्योर हो? जेनिक, बढ़ू आगे, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। डी दारूडिया, कोई तो रहेगा जिसने आंसर A मार्क किया रहेगा, क्योंकि उसने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। आंसर आएगा D, बोथ A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, करेक्ट। AR का
डिटरमाइंड द प्राइस। प्रोड्यूसर के लिए AR कर्व क्या है? प्राइस। कंज्यूमर के लिए AR कर्व क्या है? डिमांड। नेक्स्ट 135। 135 नहीं है? दिया था? मैंने तो दिया था, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं अभी। One would expect a firm to close down rather than continue producing in the short run. हम shut down कब करेंगे? When variable cost is greater than revenue. So आंसर क्या आना चाहिए? When total revenue is less than the total variable cost, I will shut down rather than continuing. बराबर। And the last MCQ is 137, नहीं, second last, बोलो। 137 डी दारूडिया आया है सबको? वैभवी श्योर है? हार्दिक क्लियर है? करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट वन इज 140। सबको क्लियर है? श्योर हो? So I am giving you few markings which you have to study from ICAI material and from अपना X material। तो पहले तो X material में आ जाओ, तो मेरे को कुछ लिखवाना भी है वहां पर। मैंने तुम लोगों को परफेक्ट कंपटीशन के लिए नोट्स दिया है 257 पेज पे, देखता हूं। हाँ बस वही थोड़ा बहुत है भाई। तो ये वाला हो गया है अपना। चलो उसके बाद लेट्स गो टू मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज ऑन पेज नंबर 262। आए क्या? चलो पेज नंबर 262 पे बेटा मोनो का मतलब देखो सिंगल, और पोली का मतलब सेलर। सो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ये अपना 12th स्टैंडर्ड का ही है। नहीं, एक्स मटेरियल मतलब ये वाला मटेरियल से पढ़ना है। गजब। सो अंडरलाइन द थर्ड पॉइंट, मोनोपोली इटसेल्फ इज इंडस्ट्री। मतलब जो फर्म है वही इंडस्ट्री है। चल, व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। क्या ये समझाने का जरूरत है? नेक्स्ट वाला पॉइंट, आर देयर एनी सब्सटीट्यूट्स के? नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तीसरा वाला पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री फॉर न्यू फर्म्स, मतलब देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। और ये जो फर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर। और एक दो फीचर कोई बताओ मेरे को मोनोपोली का, लिख दो वहां पर। फिफ्थ पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। सप्लाई, फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। फिर एक और पॉइंट लिख दे, कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। और 8th पॉइंट लिखो, AR ग्रेटर देन MR। बाजू में एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देना कुछ ऐसा। सो कैन आई से मोनोपोली के अंदर AR इज ग्रेटर देन MR। बोल वंश। अच्छा, मेरे को नो क्लोज सब्सटीट्यूट करके जो पॉइंट है ना वो दिख रहा है क्या? वहां पर लिखो, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। नो क्लोज सब्सटीट्यूट है ना वहां पर।
रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ब्रैकेट में लिखो E इज लेस देन 1। और बेटा अगर E इज लेस देन 1 रहेगा तो अपना जो कर्व रहेगा वो स्टीपर आएगा कि फ्लैटर आएगा? इनइलास्टिक मतलब लेस मतलब स्टीपर। सो देख थर्ड पॉइंट में दिया है फेस इज डाउनवर्ड दिया है ना, दिखा क्या? वहां पर लिखो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर डिमांड कर्व। क्लियर है ये वाला? सो ये सारे कुछ पॉइंट्स यहां पर नहीं थे तो मैंने वो ऐड करवा दिए। अच्छा ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसका मीनिंग क्या है? फॉर चैप्टर नंबर 4 माई नोट्स आर इनफ, जो मैंने लिखवाया है, प्लस तुमको इतना पढ़ना पड़ेगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरली जो मैंने तुमको नोट्स दिया है ना उसमें से सब काम हो जाएगा। जो मैंने टेक्स्ट बुक में अलग से मार्किंग दिया है वो तुमको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। तो मैंने उसका एक लिस्ट बना डाला कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हम एक्स मटेरियल से पढ़ेंगे, फिर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, वी विल स्टडी फ्रॉम द मटेरियल। फिर मैंने कुछ पेजेस मार्क करके दे दिया, ये तेरा काम है यूनिट 1, यूनिट 3, पेज नंबर 4.7, 4.35, 4.55, ये सब तुम लोग आईसीएआई मटेरियल से कवर करोगे। सो माय नोट्स प्लस आईसीएआई मटेरियल प्लस वॉट एवर इज मार्क्ड ओवर हियर, इसमें सब कुछ हो गया तुम्हारा, कुछ और करने का जरूरत नहीं है। सो थोड़ा मैं 90% मैंने तुम लोगों को क्लास में करवाया है, 10% तुम लोगों को यहां से कवर करना है। चैप्टर में अभी भी एक चीज ओलिगोपोली मैंने नहीं पढ़ाया है, मोनोपोलिस्टिक के ये जो डायग्राम्स है वो सब नहीं पढ़ाए हैं, तो वो मैं आज नहीं पढ़ाएगा, वो मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएगा। ये सब नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आ सकते हैं। अभी ये देख फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अपना ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है, वो मैंने लिखवाया भी है, तो ये तो हो गया। फिर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लास्ट क्लास में हो गया, मोनोपोली मैंने अभी पढ़ाया, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैं तेरे को अभी पढ़ा रहा है, आई स्टिल हैव सम टाइम। ओलिगोपोली का भी फीचर्स में करवा देगा, तो ये वाला भी हो गया। और ये बचा तेरा आईसीआई का मटेरियल वाला पार्ट, ये तेरे को जब करना है तू कब, एग्जाम के पहले ये होना चाहिए, बराबर है। ये मैंने क्यों लिखवाया उसका भी रीजन बताता हूं। मेरा है ना अभी फिलहाल रीफोकस करके एक बैच होता है, ये वो जो फेलियर वाला, उसके अंदर कुछ बच्चे लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा था, तो वो लोग ने बोला कि सर आपने जो लिखवाया है ना उसमें से ही सब आ गया। तो मैं बोला बराबर है, पर सिर्फ वही भरोसे पे मत जा, तेरे को उसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उनको याद आया, अरे हाँ यार सर ने ये सारी चीजें भी कराई थी, पर हम लोगों ने तो ये सारा चीज मटेरियल से गो थ्रू ही नहीं किया। तो मुझे ये डर था कि तुम लोग भी ऐसा ही करोगे, कि तुम लोग सिर्फ मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है वो पढ़ के चले जाओगे एग्जाम में। तो मैंने वो एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया है टू इन्फॉर्म यू, मेरा मटेरियल पढ़ के जाओ, डेफिनेटली तुम लोगों को मोर देन 80 to 90% मार्क्स आ जाएगा फॉर चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर 4 का है ना। टोटल भी अगर तू सिर्फ मेरा मटेरियल पढ़ के जाएगा ना, यू कैन स्कोर 75 प्लस मार्क्स फॉर श्योर। बट उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो, अभी देख ये भी तो मेरा ही मटेरियल है ना जो मैं लिखवा रहा है ऊपर एडिशनली, तुम लोग वो ही नहीं पढ़ के जाए। अभी जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, टाइप्स ऑफ कैपिटल है, मैंने उसका कोई नोट्स नहीं दिया, पर मैंने तुमको उधर एडिशनली कुछ लिखवाया है। मैंने तेको नेशनल इनकम, पूरा नेशनल इनकम तू सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ के जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पब्लिक फाइनेंस में तू मेरे को बोलेगा सर सिर्फ आपका नोट्स, अरे भाई एक पूरा यूनिट का आधा पार्ट मैंने तुमको टेक्स्ट बुक से पढ़ाया है। यूनिट नंबर 2 गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू रेक्टिफाई मार्केट फेलियर। तो इसके लिए यू कैन डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस मार्क्स, 75 प्लस मार्क्स, बट अपने को पूरा प्रिपेयर करके जाना है। लेट्स गिव इट अ शॉट, जहां पर वी कैन ट्राई एंड स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। पर उसके लिए अगर 90 प्लस चाहिए ना, तो तुम लोगों को एक बार आईसीआई का मटेरियल गो थ्रू करना पड़ेगा 90 प्लस के लिए। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर, अच्छा हाउ डू मोनोपोलीज अराइज, उधर लिख दो रीड वंस।
हाउ डू मोनोपोलीज अराइज, उसके नीचे है, रीड वंस। चलो उसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिख रहा है, पेज नंबर 268। उसके अंदर सबसे पहला तो आई वॉन्ट यू टू अंडरलाइन फर्स्ट लाइन, एज द नेम इंप्लाइज, मीनिंग एंड फीचर्स है ना वो, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली एलिमेंट, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फर्स्ट लाइन। सेकेंड पॉइंट के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर। फिफ्थ पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल्स दिया है, सोप, डिटर्जेंट, शूज, शैम्पूज एक्सेट्रा, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, आई डोंट सी दैट देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन इट। हाँ, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला जो पॉइंट है ना, उधर 3-4 चीजें लिखनी है मेरे को। चलो, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है कि क्लोज, सो लिख दो वहां पर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। लिखा है तो अंडरलाइन कर। क्लोज सब्सटीट्यूट्स का मतलब क्या होता है? दे आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के हेट्रोजीनियस, सो एरो करके उधर लिख दे हेट्रोजीनियस। अच्छा, अगर हेट्रोजीनियस है तो प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है कि सिमिलर है, तो वहां पर एक और वर्ड लिख, सिमिलर गुड्स। अभी मेरे को एक बात बता, अगर गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, यहां पर एक पॉइंट लिखा नहीं है वो लोगों ने, तो एक पॉइंट ऐड कर दे, फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ तो है ना, मैं अलग फीचर्स का 5वां दे रहा हूं। सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, बेटा अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, इसका मतलब डिमांड इज रिलेटिवली मस्त, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है तो ई इज लेस देन 1 के ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर कर्व, लिख दो वहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर कर्व। सो मोनोपोली में भी अपने को डाउनवर्ड था, मोनोपोलिस्टिक में भी डाउनवर्ड है, पर मोनोपोली में जो कर्व था वो स्टीपर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कर्व आएगा वो फ्लैटर है। ये बराबर है? श्योर हो तो देख, नेक्स्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, ये तो अपने को आता है। देन देयर इज नॉन प्राइस कंपटीशन, बस करो। कैन आई से देयर आर सर्टेन सेलिंग कॉस्ट्स, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चा होएगा कि नहीं होएगा? सो देख सेकंड पॉइंट के अंदर दिया है, फोर्थ का सेकंड बुलेट, दे कॉम्पीट विथ ईच अदर थ्रू एडवर्टीजमेंट, बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा। आर वी क्लियर विद दैट? हाँ, लिखना है तो लिख सकता है कि चेम्बरलिन नाम के इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि ऑल द फर्म्स टुगेदर आर कॉल्ड एज ग्रुप। तो अगर देखो यहां पर एक और 6th पॉइंट डालना है तो लिख दे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप देने वाले आदमी का नाम क्या था? चेम्बरलिन।
इंडस्ट्री रहेगा तो होमोजीनियस गुड, ग्रुप रहेगा तो हेट्रोजीनियस. आर वी क्लियर? And the last part for today's class, after which I want you all to go through this and we are done. Go through मतलब ये पढ़ो और कुछ डाउट्स रहेगा तो मेरे को पूछो. फीचर्स चारों के, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली. मैं आज कुछ और नहीं कराएगा, मैं ओलिगोपोली करा रहा है. एक बोला तो सही, ओलिगोपोली का फीचर 4 ही है. हाँ अरे 5 मिनट लगेगा मेरे को. पेज नंबर 271. बस कर जैनम, ए बस करना आदित्य, अभी तो उन दोनों क्लास के बाहर जाएगा. चॉइस इज योर्स. क्या मालूम क्या हुआ है, येड़ पट्टी. चल ओलिगोपोली के अंदर मार्किंग ले ले. ओलिगो मीन्स फ्यू और पोली का मतलब तो सेलर ही होता है. सो ओलिगोपोली मीन्स few sellers. Thus oligopoly refers to market structure where there are few sellers or firms. तो ओलिगोपोली का ये डेफिनेशन है, मार्केट डोमिनेटेड बाय फ्यू सेलर्स. उसका एग्जांपल अंडरलाइन कर, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एक्सेट्रा. फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का, ओलिगोपोली के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस. सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट. अब जैसे कि जब भी कोई ओलिगोपोली रहेगा तो कहना है से देयर इज टफ कंपटीशन. तो जैसे ही अगर मैं एक एडवर्टीजमेंट लाएगा तो कोई दूसरे को भी लाना पड़ेगा. अभी जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में पहले बहुत कम कंपनीज थी, आज के डेट में तो चल बहुत बढ़ गया है, बट अर्लियर इनिशियल स्टेजेस कोविड के अंदर कितना कंपनी था, 3-4. बाईजूस था, वेदांतु नाम का एक कंपनी था, अनअकैडमी नाम का एक कंपनी था, फिजिक्स वाला नाम का एक कंपनी था, मेरिट नेशन करके एक कंपनी था. मतलब गिन चुन के, मैं बोल रहा है ना, गिन चुन के कितना कंपनीज था जो ऑनलाइन था, 4-5. अब क्या होता था, ये लोग के बीच में बहुत टफ कंपटीशन. बाईजूस वाले ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान. अच्छा, अभी जैसे ही शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो वेदांतु वाला बोलता है आइला मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बाईजूस वाले को एडवांटेज मिल जाएगा. तो वो लोगों ने बनाया आमिर खान को खुद का ब्रांड एम्बेसडर. बिकॉज आमिर खान वैसे तारे जमीन पर, एजुकेशन के साथ तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ सकते हो. शाहरुख खान इज ऑल्सो विटी एंड वेरी वेल एजुकेटेड ऑल्सो. तो शाहरुख खान को तो ब्रांड वैल्यू ही इतना है कि भाई कोई भी कुछ भी लेता है वो खरीद लेगा. फिर अनअकैडमी वाले को लगा आइला अभी मैं क्या करूं, अभी सलमान को तो ले नहीं सकते क्योंकि अभी उनको थोड़े उनको ये थोड़ी सिखाना है कि रास्ते के ऊपर आदमी सोया हुआ रहेगा तो उसके ऊपर गाड़ी कैसे चलाने का, भेड़िए को कैसा मारो, क्या किसको मारा था वो, डियर वियर को मारा. तो अच्छा रख भी सकते थे, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट माई पॉइंट इज दे केप्ट देयर ब्रांड एम्बेसडर बाय द नेम, एक आदमी था क्या है, सचिन तेंदुलकर एंड MSD वर देयर ब्रांड एम्बेसडर्स. अनअकैडमी का हुआ करते थे, अभी नहीं है, खर्चा पड़वड़ नहीं रहे. तो इसका बॉटम लाइन क्या आया, तू देख, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट. तू सोच, शाहरुख खान है ना, एक एडवर्टीजमेंट का, एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपया लेता है. 15 से 20 करोड़ रुपया सिर्फ बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर प्लस एडवर्टीजमेंट फीस अलग. तो इतना ज्यादा खर्चा करते हैं ये लोग बिकॉज मार्केट में है ही गिन चुन के 4-5 लोग. तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए सेलिंग कॉस्ट करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट देख, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व. मतलब यहां पर ओलिगोपोली में डिमांड कर्व स्टीपर है कि फ्लैटर है वो अपन डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं. और ये समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किंग्ड डिमांड कर्व. ऑल ऑफ दैट विल बी डन इन द लास्ट क्लास. सो अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने को क्या क्या करना है, सबसे पहला तो अपने को जैसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डायग्राम बनाया वैसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का भी डायग्राम बनाने का है. आर वी क्लियर? श्योर हो? मैं MCQs दे दूं कि तुमको पहले गो थ्रू, तुमको अगर श्योर है कि 12th स्टैंडर्ड अच्छे से आया है तो MCQs खत्म करो, 15 MCQs एंड दैट्स इट फॉर द डे.
एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आता है कि नहीं आता है। चल आजा, क्वेश्चन नंबर 20, 22, हाँ 2022, फोर्टी थ्री, 44, 55, 43, 44, 55, नहीं रे, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 107, दे दिए, हो गया तो अच्छी बात है। 110, 126, मेरा ना लंच पेंडिंग है, मैं लंच कर लेता हूँ, फिर मेरे को दूसरा लेक्चर है वापस, आई वोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम। तुम लोग तब तक एमसीक्यू सॉल्व करो, आई विल कम बैक, इफ देयर आर डाउट्स वी विल डिस्कस। मुझे नहीं लगता इसमें किसी में भी डाउट आना चाहिए पर्सनली, पर अगर रहेगा तो आई विल डिस्कस। पक्का नो डाउट्स? तो आजा जैनम, तेरा डाउट सॉल्व करता हूँ। हाँ ये फोटोज ले लो। ए फोटो डन। जैनम तू रुक जा, तेरा डाउट सॉल्व करके जा। अच्छा बैठ ना, 10 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। 1:15 को मेरा दूसरा लेक्चर है, पहुंचने के लिए मेरे को 10 मिनट लगेगा। सर ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जितने से बढ़ता है उतने से नेशनल इनकम मतलब बढ़ता है। मल्टीप्लायर इज द वैल्यू बाय विच द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो 20 करोड़ रुपया डाला इन्वेस्टमेंट, 20 करोड़ का 200 करोड़ हो गया, तो 10 टाइम से ही इन्वेस्ट। सेम प्रोपोर्शन में मतलब होता है। नहीं, अच्छा अलग अलग, तो वो Of course. एमसीक्यू नहीं आएगा ना। और सर ये टैक्स ए भाई एक और सौम्य, हाँ ये वाला, ये 5th और 6th है। ये लोग